हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे दिल्ली के सुल्तान। अब देखिए, अब दिल्ली सल्तनत की जब से स्थापना हुई उसके बाद से कई सारे यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट शासक आए, खासकर उत्तर भारत पे कंट्रोल करने के लिए, उन सारी शासकों को हम लोग एक एक करके बारी बारी से इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक ज़रूर देखिए, कहीं से कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक जो है आपके सामने है, दिल्ली के सुल्तान। इसमें कहा जा रहा है कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो कुल मिला के यहाँ बात कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, उस समय लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से अगर देखा जाए तो लगभग इन 12वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पे लगभग बहुत सारे यहाँ पे वंश, जैसे कि राष्ट्रकूट था, चेल, चोर, पांड्या, ऐसे बहुत सारे राजवंश यहाँ पे आ चुके थे। और इनकी जो राजधानी भी थी अगर देखा जाए तो लगभग प्रायद्वीपीय भारत में इन्हीं सारे क्षेत्रों में मौजूद थी। इन जगहों पे अगर देखा जाए तो दिल्ली कहा जा रहा है, यहाँ पे दिल्ली किसी की राजधानी यहाँ पे नहीं थी। दिल्ली की जो प्रासंगिकता है, देखिए 12वीं सदी के बाद से ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। खासकर जब मुस्लिम अटैक वगैरह होने लगे तो एक जो मैदानी जो क्षेत्र था दिल्ली का बहुत बड़ा, यहाँ पे धीरे धीरे एक जो यूनाइट की जो स्थिति है पूरी तरीके से उत्तर भारत में कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइज जो जगह था इसको चुन लिया गया। अगर हम लोग प्राचीन भारत की अगर बात करें तो आप लोगों को ध्यान होगा कि उस समय मगध साम्राज्य था, उसकी राजधानी राजगृह, कैसे फिर पाटलिपुत्र बना और धीरे धीरे राजधानी खिसकते गया कन्नौज, और देखिए अब राजधानी अब दिल्ली तक आ गया। तो पूरी तरीके से राजधानी में परिवर्तन आ रहा है, शासक में परिवर्तन आ रहा है, और अपना जगह की जो प्रासंगिकता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो भी पूरी तरीके से बढ़ते जा रहा है। और दिल्ली का इम्पोर्टेंस अगर 12वीं सदी के बाद से अगर देखा जाए तो उस समय इसकी प्रासंगिकता काफ़ी अधिक हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिल्ली को यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तालिका 1 पर नज़र डालिए, जो भी यहाँ पे मैप दिया गया है इसको आप एक बार देख लीजिए। दिल्ली का पूरा मैप दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि पहले पहल तोमूर राजपूत के कालों में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी। यहाँ पे कहा ही जा रहा है दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा पराजित किया गया। तो चौहानों के द्वारा चाहमान भी जिनको बोला गया, तोमरों को इनके द्वारा पराजित कर दिया गया। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मान के चलिए। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन ही ऐसा एक शासक था कि जो कि उस समय तक पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारी कह सकते हैं, धीरे सामंतवादी प्रक्रिया यहाँ पे हावी होते चली गई। और इन्हीं सारे क्षेत्रों में जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारे क्षेत्रों पे सामंत हो गया, छोटे बड़े शासक हो गया। और इन शासकों में अगर देखा जाए तो क्षत्रिय शासकों की सबसे अधिक यहाँ पे प्रधानता थी। यही कारण है कि लगभग 8वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक का जो समय है, अंग्रेज़ों के द्वारा इसको हिंदू काल के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पे अधिकतर जो शासक हुए हिंदू हुए। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे इस पीरियड में अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम शासक भी यहाँ पे मौजूद थे। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अब देखिए यहाँ पे जैन व्यापारियों के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नाम है। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन थे। तो इसे आप केयर जरूर कीजिएगा, देहली वाल ढाले जाने वाले सिक्के।
13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसे राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तो अब दिल्ली की प्रासंगिकता यहाँ पे बढ़ते जा रही है। तालिका 1 पर कहा जा रहा है कि फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की यहाँ पे सल्तनत बनी। अब मैप को देखना है, मैप को आप देख के ठीक है पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे हौज सुल्तानी, कुतुब मीनार है, अभी वर्तमान में ठीक है ये सारे क्षेत्रों के नाम भी मिल जाएंगे, लेकिन तालिका वहाँ पे जो 1 कहा जा रहा है ठीक है नीचे आपको दिया होगा, चूँकि ये मैप का ये ठीक है इमेज है। जिस इलाके को कहा जा रहा है कि आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली, कोहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए, जहाँ कि आप दे सकते हैं ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ठीक है जो भी नाम दिया है इस मैप में पूरी तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे तालिका 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली के जो भी शासक हैं यहाँ पे ठीक है बारी बारी से यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग 12वीं सदी के बाद से धीरे धीरे दिल्ली ठीक है का जो नाम है धीरे धीरे बढ़ते चला गया है। तो यहाँ पे तोमर वंश है ठीक है, राजपूत वंश में आप देख सकते हैं तोमर वंश ठीक है। आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 से इनकी शुरुआत होती है ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इसी के अंतर्गत है, जैसे कि पहला है अनंगपाल 1130 से 1145 तक। चौहान फिर आएंगे ठीक है 1165 से लेकर 1192 तक। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रारंभिक तुर्की शासक, धीरे धीरे यहाँ पे मुस्लिमों का कंट्रोल होते जाता है। तो इन मुस्लिमों में कहाँ के लोग हैं ध्यान रखिएगा, तुर्की के लोग हैं। 1206 से लेके 1290 तक। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की पूरी तरीके से शुरुआत हो जाती है ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये मकबरा है, यहाँ पे अगर गए होंगे आप लोग कुतुब मीनार गए होंगे तो ये मकबरा आप लोग ज़रूर देखे होंगे ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का नाम है ठीक है। कुतुबुद्दीन यहाँ पे ऐबक है 1206 से लेके 1210 तक, जो कि एक गुलाम था। गुलाम वंश की यहाँ से स्थापना हो जाएगी। इसके अलावा इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। तो ये जो मकबरा है इसी इल्तुतमिश का है जो कुतुब मीनार में मौजूद है। इसके अलावा ठीक है इसकी बेटी है एक रजिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम ठीक है, बेटी है ध्यान रखिएगा। मुस्लिम शासक जो एक ठीक है फीमेल होते हुए भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनती है, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। 1236 से लेकर 1240 तक। इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं चलता है। गयासुद्दीन बलबन ठीक है, काफ़ी एक नीच कुल का कहे जाने वाला व्यक्ति, अपने आप को ठीक है बहुत ही अपने आप को ऊंचे वंश से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। 1266 से लेके 1287 के बीच। उसी तरीके से यहाँ पे अब एक नया वंश शुरू होता है, जिस वंश का नाम है यहाँ पे खलजी वंश ठीक है। 1290 से लेके 1320 तक। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शासक है जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी की इम्पोर्टेंस जो इसकी महत्वता है इसके खासकर कार्यों को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पद्मावत मूवी वगैरह ठीक है आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ऐसा मेरा मानना है कि पूरी तरीके से उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी के जो कैरेक्टर को दिखाया गया है बिल्कुल एक पक्षीय जो कैरेक्टर होता है, शायद उसके ठीक है जब इतिहास की जब पढ़ाई करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बातें आप जानेंगे शायद वो ठीक है वो उन बातों को पद्मावत में ठीक है उसके कैरेक्टर के साथ शायद पूरी तरीके से न्याय नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद तुगलक ठीक है, MBT भी इससे बोला गया। बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, बहुत सारी योजनाओं को करने का प्रयास भी करता है, लेकिन सारी योजनाएं इसकी उल्टी पड़ जाती थी। उसके बाद यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ठीक है। तो यहाँ पे अलाई दरवाज़ा भी है ठीक है, सब अभी आपको कुतुब मीनार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा पूरा का पूरा ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे भवन बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है सैवद वंश। खिजर खान है यहाँ पे इम्पोर्टेंट शासक। लोधी वंश में एक इम्पोर्टेंट शासक है बहलोल लोधी। तो कुछ इम्पोर्टेंट शासक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही है ठीक है। जो जो आप क्लास ऊपर जाते जाएंगे 11-12 तक आते आते
ब्रीफली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये इसी लोधी वंश के बाद से, ठीक है, धीरे 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 यहाँ पे बाबर भी आ जाएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें कैसे मिलती है। तो दिल्ली अगर आप लोगों ने एक बार भी अगर घूमा होगा तो बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि जो भी भवन है, स्मारक है, ठीक है, पुरानी जो भी यहाँ पे हेरिटेज के रूप में जो मौजूद है, वहाँ पे ऐसे सारे शासकों का नाम मिलता ही मिलता है। जैसे कि अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, भवन निर्माण हो गया, इसमें सबसे अधिक मिलता है। इसके माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास की तारीख, ठीक है, इसको त्वारिख भी बोलते हैं, ठीक है, तारीख त्वारिख बहुवचन के फॉर्म में है, जो सुल्तानों के शासनकाल में इनके प्रशासन की भाषा फारसी में उस समय लिखे गए हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो यहाँ पे जो शासक आए जैसे कि तुर्कियाँ हैं, ठीक है, और उसके बाद ईरान वगैरह के भी, ठीक है, शासक आए, अरबी शासक भी आए। तो जिन क्षेत्रों में जिनकी अपनी अपनी जो भाषा थी उन्हीं भाषा में, ठीक है, उनके द्वारा जो भी उस समय लिखवाया गया उनके भाषा में ही लिखवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कलाकृतियों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है, ठीक है, किस प्रकार से अलग अलग कार्यों को यहाँ पे कैसे किया जा रहा है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि, ठीक है, त्वारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन हो गया, ठीक है, संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल भी देते थे। तो तारीख का जो रोल है यहाँ पे आप लोगों को देखने से पता लग रहा होगा। ये सारी, ठीक है, रेड कलर में जो भी यहाँ पे इन सारों बातों को लिखा गया, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट्स है इसमें दिया रहता है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक कुछ और बातें ध्यान में रखें, जैसे कि त्वारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, ठीक है, जो भी इस, ठीक है, जो लेखक होते थे जो पूरा का पूरा एक डेट के साथ चीज़ों को ब्रीफली करते थे, नगरों में रहते थे। शायद कभी कभी ये गाँव में भी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि वे उनके बारे में जो भी ब्रीफली जो डिटेल्स लिखते होंगे, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिखते होंगे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारे से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद यहाँ पे इसकी इल्तुतमिश की जो बेटी आ रही है, रजिया आ रही है, जो कि एक महिला शासक थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी सगी भाइयों से अधिक योग्य थी और सक्षम थी। इसीलिए तो, ठीक है, बाकायदा वो सुल्तान का पद उसने धारण भी किया। बाकायदे, ठीक है, वो पुरुषों की तरह जो सभा होता है ना, पूरी तरीके से उस सभा भवन में चोला पहन के आती थी, घुड़सवारी भी करती थी। लेकिन शायद जो कुलीन वर्ग थे उनको रास नहीं आया और लंबे समय तक वो चल नहीं पाई, उसकी हत्या करवा दी गई। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। वो जो समाज था, ठीक है, दरबार जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। उसके तत्पश्चात इसकी हत्या भी करवा दी गई। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों की, ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं है, अगर जानकारी नहीं है तो ज़रूर देखें इसका, ठीक है, मतलब क्या होता है। यहाँ पे रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज का जो विचार लिखा हुआ है, ठीक है, ये बोलने की कोशिश करता है कि पूरी की पूरी, ठीक है, एक शासक के गुण रजिया में पूरी तरीके से मौजूद थे। एक ही गुण नहीं था कि रजिया एक स्त्री थी, एक महिला थी, जिसके वजह से उस समय के समाज ने उसको पूरी तरीके से, ठीक है, हटा दिया। जैसे कि दक्षिण भारत में देखेंगे एक, ठीक है, रानी रुद्रमा देवी, मूवी वगैरह आप लोगों ने काफ़ी इनका देखा होगा, रानी रुद्रमा देवी, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को इसे समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। नीचे अगर आकर देखें हम लोग तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ है। अभी जो वर्तमान में आप जो दिल्ली देख रहे हैं, पूरा देखिए, दिल्ली के साथ साथ
इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, एनसीआर। ये दिल्ली है, एनसीआर को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आउटर सर्कल को बढ़ाया जा रहा है और पूरा का पूरा, ठीक है, इसको एनसीआर के अंतर्गत रखा जा रहा है। अब उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि तो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार होगा पहले तो छोटा होगा, ठीक है, एक बूंदी के बराबर होगा पूरे भारत के मैप में, धीरे धीरे इसके आकार को बढ़ाता गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैरिसन शहर से साम्राज्य तक ये कैसे फैलते चला गया, इतना बड़ा क्षेत्र कैसे ये आ गया। तो चलिए हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे एक शब्द आया गैरिसन। तो देखिए गैरिसन उस समय सैनिकों को, ठीक है, रहने के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक जो होता है पूरी तरीके से किला बंद, बड़े, ठीक है, मकान घर ये सब बनवाए जाते थे, सबको घेर दिया जाता था और वहाँ पे सैनिकों की संख्या अधिक होती थी। तो कुछ इसी प्रकार से पहले दिल्ली था। दिल्ली में, ठीक है, चूँकि यहाँ पे अरावली का रेंज है, बहुत अधिक भाग इसका मैदानी भाग है, तो यहाँ पे इस तरह की गतिविधियों को खूब अपनाया गया, गैरिसन शहर को बनाया गया, ठीक है, खासकर सैनिकों को रहने के लिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही फैला हो, ठीक है। माने ये जो गैरिसन शहर था मजबूत किलों से चारों तरीके से बंद था, जिसके अंतर्गत रक्षा सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, बहुत अधिक कंट्रोल नहीं था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो कुल मिला के अभी तक एक सुसज्जित जो प्रणाली होती है वैसी प्रणाली यहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली से कहा जा रहा है कि सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही वहाँ पे और भी कठिन था। अब देखिए सिंध कहाँ है, ठीक है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो इधर पाकिस्तान भी पहले, ठीक है, भारत में मिला हुआ था, अफगानिस्तान का भी क्षेत्र यहाँ पे मौजूद था। तो अफगानिस्तान से बहुत सारे जो पश्चिम भागों पे भारत पे कंटिन्यू रूप से आक्रमण होते रहते थे, वैसे परिस्थिति में इस गैरिसन शहर को रखना, मैनेज करना इतना आसान नहीं होता था। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, मैनेजमेंट करना आसान नहीं होता था। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी, अर्थात दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है कि किसी तरीके से, ठीक है, ये बड़ा हो रहा था, जो कि इसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि लगातार कंटिन्यू रूप से अटैक पश्चिम की तरफ से हो ही रहा था। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ, अर्थात अब यहाँ से गैरिसन जो शहर बसने लगा, बड़े रूप में बसने लग गया, फैलने लगा, ठीक है। कुछ शासकों का यहाँ पे नाम दिया है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि स्थित भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान जैसे कि गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। तो ऊपर गंगा, ठीक है, जो गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद बंदरपुर से जो यमुनोत्री निकलती है, तो बीच का जो क्षेत्र है देखिए, ठीक है, चूँकि ये प्रयागराज में जाके दोनों मिल जाते हैं गंगा और यमुना, तो बीच का क्षेत्र को दोआब बोला जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला गया। तो जो भी जंगल थी इसको साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया, जो भी इस क्षेत्र पे मौजूद थे तो मैदानी ही इलाका था। लेकिन आप, ठीक है, यमुना नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, जैसे कि इधर आपको केन, बेतवा, इधर सोन वगैरह है, ये अपवाह क्षेत्र, ठीक है, जंगलों से घिरा हुआ है। आप लोगों को याद होगा चंबल, ठीक है, जो चंबल का जो क्षेत्र है, बीहड़, उत्खाद भूमि वाले जो क्षेत्र है, काफ़ी, ठीक है, डेंसिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए वन का तो काफ़ी अधिक है अब, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन सारे क्षेत्रों से खदेड़ दिया। वह जमीन कहा जा रहा है कि किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर,
ठीक है, और शहर बनाए बसाए गए। तो गैरिसन देखिए बार बार जिक्र आ रहा है, इसी से धीरे 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 इसके आसपास शहरों को बसाया गया। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दक्षिण भारत के लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया। इसकी चाहत थी, इसकी इच्छा थी कि हमें दक्षिण भारत पे कंट्रोल करना है। तो अभियान तो करता है, कई सारे अभियान किया, लेकिन उस अभियान के माध्यम से एक होता है ना लूट खसोट करके, ठीक है, बहुत सारा धन लाया, ना कि पूरा के पूरा उस क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी अपने साम्राज्य को थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जों में ले ली। जैसा कि मैंने अभी बताया, लूट खसोट यहाँ पे अधिक किया गया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक आते आते इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी होता था? तो यहाँ पे ठीक है, जो भी यहाँ पे बात की जा रही है कि इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया, उनके शहरों पर कब्जा कर लिया गया। जो भी सूबेदार वगैरह उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट पद था, दीवानी, ठीक है, और फौजदारी, सारी चीज़ों को सूबेदार अच्छा खासा देखता था। प्रशासक भी मौजूद होते थे। तो ये लोग क्या करते थे? किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन अब इतने विशाल क्षेत्र पे जब भी कर वगैरह उस समय जो वसूला जाता था, कोई बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट के स्तर पे बेहतर प्रणाली नहीं थी। डिपेंड करता था कि शासक कैसा है, शासक की व्यवस्था कैसी है। जैसे कि इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी का नाम काफ़ी ऊपर आता है। उसकी बाजार नीति को लेके, सैनिक व्यवस्था की नीति को लेके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बहुत ही अपनी प्रजा के प्रति, अपने लोगों के प्रति, ठीक है, सेंसिटिव था, ध्यान रखने वाला था। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि शुरू में जो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था, आपको पता ही है, पहला फ्लोर, ठीक है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। दूसरा जो फ्लोर है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। देखिएगा ध्यान से, तो 3 ही फ्लोर है, लेकिन ठीक है, तीसरा फ्लोर जो किया गया, ठीक है, सही से नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर ऐसा माना जाता है कि आंधी तूफान की वजह से गिर गया था। तो फिर से इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। और रही जब फिरोज शाह तुगलक बनवाया तो ऊपर के क्षेत्र को क्या किया, इसने 2 भागों में बंटवा दिया। इसीलिए आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, मान के चलिए फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, यहाँ तक आपको नज़र आएगा। तो यही जो थर्ड फ्लोर है, इसी थर्ड फ्लोर को इसने क्या कर दिया, 2 भागों में बंटवा दिया यहाँ से, ठीक है। ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं, काम की चीज़ नहीं। उसी तरीके से मस्जिद भी यहाँ पे बनवाया गया, जैसे कि दिल्ली का जामा मस्जिद। अगर आप जामा मस्जिद गए होंगे तो पीछे का जो चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत सारे जो भी मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हो गए नमाज पढ़ते हैं पश्चिम की तरफ, जो उनका, ठीक है, ताबूत को, ठीक है, मक्का में बनाया गया है। ताबूत, उसको किबला भी बोला गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बसाई। तो पूरा का पूरा उत्तर भारत में देखेंगे तो लगभग आगरा हो गया, ठीक है, आगरा के अलावा दिल्ली हो गया। ऐसी जगहों पे बहुत सारे बड़े बड़े जो उस समय की जो भी मस्जिदें बनवाएगी अभी भी वर्तमान में मौजूद है। तो अब जो भी उन मस्जिदों में लेख लिखा गया है, अभिलेख है, किस शासक ने बनवाया, सबका उसमें विस्तृत रूप से जिक्र मौजूद है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसके जो भी शासक हैं, इन शासकों के जो साक्ष्य हैं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा, सुंदर सुंदर इमेज है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में बात किया जा रहा है कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, ठीक है, नज़दीक से एक नज़र हम लोग डालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 2 वंश हैं, एक खिलजी वंश, दूसरा है तुगलक वंश के अंतर्गत इनकी प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी, ठीक, थोड़ा सा एक नज़र हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेसन के लिए अविश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे।
इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो उस समय देखिए गुलामों की जो खरीद बिक्री थी बहुत बहुतायत मात्रा में मौजूद होती थी। और ये गुलामों की जो खरीद बिक्री का जो प्रक्रिया था ये इस्लामिक स्टेट से ही आया हुआ था। इसमें कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जिससे कि शुरू में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, वो भी अगर देखा जाए तो तुर्की का एक कहीं न कहीं एक गुलाम ही था, लेकिन वो भारत आया धीरे धीरे उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। जैसे कि जो पद्मावत मूवी में दिखाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, एक उसका कहीं न कहीं एक निरीक्षक के रूप में रहता है। एग्जैक्ट मुझे अब अभी नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका खरीदा हुआ गुलाम था। गुलाम जो बोल रहा है, ये अगर नॉर्थ है तो उसे नॉर्थ बोल रहा है, साउथ है, उसे लॉजिकल क्वेश्चन करने का कोई भी हक नहीं होता था। बिल्कुल मालिक जो बोल दे आंख मूंद करके उसको फॉलो करता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बिल्कुल आंख मूंद के सुल्तान भी ट्रस्ट करे, और गुलाम तो ट्रस्ट कर ही रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बेटों से बढ़कर गुलाम, देखिएगा। मैंने गुलामों से भी मैंने अपने बेटों पे जितना ट्रस्ट नहीं किया जाता था, उससे कहीं ट्रस्ट अधिक इन गुलामों में किया जाता था। खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ये एक अच्छी बात थी कि बदंगा का इस्तेमाल करते रहे, और इसके तहत बहुत अधिक धार्मिक व्यवस्था के आधार पर भेदभाव ना करते हुए जो भी ऊंचे वर्ग के जो भी लोग थे उससे भी बड़े बड़े पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को जैसे कि सेनापति, सूबेदार जिसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं ध्यान रखिएगा। चूँकि जिस मालिक ने गुलाम को खरीदा है उसके प्रति वफादार रहते थे, लेकिन जो भी उसका उत्तराधिकारी आ गया ये कोई ज़रूर नहीं है कि उसके प्रति वो वफादार रहेगा ही रहेगा। नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों का गहरा धक्का भी लगता था कि देखो भाई, हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, फिर भी हमको सारा पद नहीं दिया गया और एक नीचे लोगों को ऐसा बड़ा पद दे दिया गया। और फारस त्वारिख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है, कि गरीब लोगों को, निम्न वर्ग को यहाँ पे बिठाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जीन, इसे एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों की भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। एक क्षेत्र है, सारा का सारा, जिसे अगर उत्तर भारत देखा जाए तो अगर दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में है तो बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। और ये क्षेत्र पे पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए एक सूबेदार को नियुक्त कर दिया है। अब ये सूबेदार यहाँ पे एक क्षेत्रों पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और तो ये इलाके इक्ता कहलाते थे। बिल्कुल देखिए एक जो सामंतवादी जो प्रक्रिया थी, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया को यहाँ पे लाया गया। लेकिन यहाँ पे जो सूबेदार जो नियुक्त कर रहा है, ध्यान रखिएगा, जो सूबेदार जो नियुक्त कर रहा है शासक नियुक्त कर रहा है, और यही इलाके इक्ता कहलाते थे। तो जहाँ सूबेदार कंट्रोल कर रहा है, सपोज करिए ये इलाका है, अगर सूबेदार कंट्रोल कर रहा है तो इसको क्या बोला गया, इक्ता कहलाया गया। ध्यान रखिएगा, इक्ता, यूपीएससी में इसको ऑलरेडी पूछ लिया गया है। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादारी या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। जो भी शासक का कानून होता था, जो भी उसकी रूल रेगुलेशन होती थी। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। तो जो भी इस इलाके में जो भी टैक्स वगैरह वसूला जाता था, इसी टैक्स का प्रयोग सैनिकों की तनख्वाह देने में किया जाता था।
मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनकी पद परंपरा, ठीक है, पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिलता रहे, माने एक इलाका मिलता रहे, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन नियमों, कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था कि जिसे भी ठीक है, इसका पद दिया जा रहा है, सूबेदार इक़्तिदार बनाया जा रहा है, उसके ठीक है जो भी रूल रेगुलेशन है शासक के द्वारा जो भी निर्धारित किया जा रहा है वो उसको सही से पालन करवाएगा। या फिर हम लोग एक कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके पास होती थी। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर टाइप का आप समझ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। अब सैनिक रखने का मतलब है कि उनको वेजेज भी देना है, वेतन भी देना है, तो एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। जब दिल्ली के सुल्तानों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लें, एक्सपेंड इनका क्षेत्र कर रहा है, तो उन्होंने भूमि को स्वामी सामंतों और अमीम जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो कुल मिला के एक साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत अपने क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, अर्थात अब जो कर लगा रहा है डायरेक्ट शासक लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सामंतों को भी कर चुकाने का बाध्य किया गया, क्योंकि अब सामंतों का रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी सूबेदार आ चुका है। अब देखेंगे अब धीरे धीरे यहाँ से, ठीक है, 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद से जो सामंतीकरण की जो प्रक्रिया थी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, निरीक्षण किया, ठीक है, और इनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, कि भाई हमारा पद अगर चला जाए इससे अच्छा है कि हम शासक के नज़दीक रह के ही काम करें। उस समय 3 तरह के कर थे, कृषि पर खराज, ठीक है, किसान की उपज का लगभग 50% होता था, दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है खराज का संबंध किससे है, तो कृषि कर का जो संबंध है खराज से है, ठीक है। यही छोटे छोटे जो तथ्य हैं लुसेंट वगैरह में अगर दिया रहेगा तो आप रटने बैठ जाएंगे, फिर समस्या आने लगती है, लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों से बाहर ही था। दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली से जिसे बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना कठिन था। अब डिपेंड करता है, ठीक है, कितना बड़ा दिल्ली, ठीक है, अपना क्षेत्र को बना पा रहा है। शासक की निपुणता मायने रखती है कि कितने अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण कर पा रहा है, क्योंकि आगे चल के देखेंगे जब मुगल आएंगे तो पूरा का पूरा बंगाल, इधर गुजरात, ठीक है, नीचे दक्षिण तक लगभग, ठीक है, गोलकुंडा तक पूरे क्षेत्रों पे उनका कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब शासक की निपुणता भी बहुत अधिक मायने रखती है कि कैसे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। और दक्षिण भारत की विजय के उपरांत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने पे सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, बहुत अधिक कारगर साबित नहीं हो पा रही थी। तो बड़े से बड़े क्षेत्रों को शायद उस समय बनाया नहीं गया, अपने कंट्रोल में नहीं लिया गया। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया, जो भी लोकल जो सरदार थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था और वहाँ के लोगों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता था। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के, ठीक है, यहाँ पे आप इसे देख लीजिएगा, सरदार और उनकी किलाबंदी, इसी से मिलता जुलता जो प्रक्रिया हो रही है दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका में हो रही है, ठीक है। अफ्रीकी देशों में बहुत सारे देश हैं, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हैं चंगेज खान, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, ठीक है,
चंगेज खान का, चंगेज खान आगे चल के कुबलई खान इसका नाती आएगा करके, ठीक है। तो चंगेज खान के द्वारा मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सानिया माने उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा जो एम्पायर रहा है, रोमन एम्पायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो एम्पायर रहा है चंगेज खान के द्वारा, ठीक है, जो मंगोल साम्राज्य जिसे बोला गया, पूरे के पूरे देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक के 3-3 महाद्वीपों पे इतना बड़े विशाल भूभाग पर फैला हुआ जो क्षेत्र था इसी चंगेज खान का, और आगे चलकर देखेंगे कुबलई खान आएगा, सबसे बड़ा क्षेत्र इनका ही होता है। तो इनके द्वारा धीरे धीरे साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत ईरान तक ये लोग पहुंच आए थे, और ईरान से भारत की दूरी बहुत अधिक नहीं है, बीच में अफगानिस्तान है, उसके बाद से फिर ठीक है पाकिस्तान वगैरह, उसमें भारत का ही अंग था। तो बहुत सारे अटैक होते रहते थे हिंदुकुश पहाड़ियों के होते हुए, तो काफ़ी डर था। चंगेज खान इतनी बड़ी शक्ति उसमें बन चुका था कि ये किसी के रुक नहीं रहा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, ठीक है, कि कहीं उनकी एक ब्रांच अगर हमारे यहाँ आ गई तो फिर समस्या आ जाएगी। तो अपने ठीक है रक्षा के लिए इनके द्वारा सेना खड़ा करना पड़ा। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, ठीक है। देखेंगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के समय कि इतने अधिक सेना को अपनी ठीक है भर्ती कर लेता है, ठीक है, कि भाई सेना को भर्ती करेंगे, अन्य क्षेत्रों पे अपना विस्तार करेंगे, ठीक है। उसके बाद से मंगोलों का हम लोग सामना करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा दांव उल्टा पड़ जाता है उसका। फिर सेना को देने के पास उनके पास ठीक है एमबीटी के पास माने मोहम्मद बिन तुगलक के पास पैसे तक नहीं होते हैं। तो स्वाभाविक है कि सेना का जो शासक के प्रति पूरी तरीके से जो निष्ठा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आइए देखें कि दोनों मुसलमानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, एमबीटी और मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पे ठीक है अंतर किया गया है कि दिल्ली पर 2 बार हमला हुआ 1299 से 1300 में, और 1302-3 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी आएगा, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, एक खिलजी वंश से और एक तुगलक वंश से। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, एक स्थानीय सेना तैयार किया और उसका आक्रामक कदम था। लेकिन पता चला सेना तो इसने बना लिया, ठीक है, ज़बरदस्ती बहुत सारे सैनिकों को भर्ती किया गया, उनको ठीक है वेजेज दिया गया, लेकिन यहाँ की राजनीतिक स्थिति ही यहाँ पे बदल गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अटैक करने का जो प्लानिंग था मोहम्मद बिन तुगलक का बुरी तरीके से फेल हो गया। तो इतने सेना को अब तो रख नहीं सकता था, ठीक है, भर्ती तो कर लिया लेकिन अब उसको चलाना इतना आसान नहीं था। तो बहुत सारी सेनाओं की छटनी होने लगी, जिससे कि एमबीटी के खिलाफ इसकी सेनाओं का रोष भी बढ़ता चला गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, मानचित्र 1 में आपको मिल जाएगा। नया गैरिसन बनाने का स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में सबसे पुराने शहर देहली कूना को निवासियों से वहाँ पे खाली करवा दिया गया, वहाँ सेना की छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ देखें तो सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का जो क्षेत्र था, जो अधिकतर कृषि गतिविधियां वहाँ पे बहुत अधिक किया जाता है, प्रोडक्शन भी अधिक किया जाता है, तो वहाँ पे देखिए पैदावार का 50% इसने ठीक है हिस्से के तौर पर यहाँ पे तय कर दिया कि भाई हमें इतना ठीक है टैक्स के रूप में हमें चाहिए ही चाहिए। इसने क्या किया कि सेना को ठीक है खिलाने के लिए पिलाने के लिए ठीक है इसने टैक्स की दर को काफ़ी अधिक बढ़ा दिया। और टैक्स की दर को बढ़ा देना, बहुत अधिक बढ़ा देना किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए कभी सही नहीं होता है। टैक्स वहीं अच्छा होता है जो कम से कम लिया जाए और उसको अधिक से अधिक लोग ठीक है पेमेंट कर सकें। सैनिक को वेतन भी देना होता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इधर अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया कि जो भी इकतदार हैं एक निश्चित भूभाग पर कंट्रोल कर रहे हैं उनका वेतन भूमि ही होगा,
सॉरी, ठीक है, नगद वेतन देना होगा, ध्यान रखिएगा, भूमि नहीं नगद। सैनिक अपनी आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी अपनी चीज़ों को बढ़ा देंगे, मतलब कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया कि जो भी रूल रेगुलेशन इसे फॉलो करना है, चाहे मूल्य से संबंधित क्यों ना। बाकायदे उसने फरमान जारी किया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर, ठीक है, अपने तराजू से अगर मान के चलिए कि अगर हाफ के जी, ठीक है, 0.5 kg अगर कम वेट तौल के किसी वस्तु को देता है तो उसके शरीर से उतने मांस के टुकड़े को नोच लिया जाए। तो आप सोच सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी कितनी, ठीक है, कड़ाई से अपने बाजार नियमों को पालन करवा रहा था। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का संरक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें कोनो सज़ा मिलती थी। इधर अगर देखा जाए मोहम्मद बिन तुगलक में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ध्यान रखिएगा, अभी के समय में एक जो सांकेतिक फिएट मुद्रा जिसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसी प्रकार का उसने टोकन मुद्रा को चलाई। ठीक है, ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर संस्थित धातु के बनते थे। अब संस्थित धातु का अगर सिक्का अगर आप बना रहे हैं, सपोज करिए कि अभी भारत सरकार ने जो संस्थित धातु का सिक्का बनाया है, अगर इस प्रकार की धातु अगर आपके पास आ जाए तो अभी बना सकते हैं। या अगर ये सस्ती अगर धातु है, अगर इस धातु से अगर कोई अन्य चीज़ों को अगर बनाया जा रहा है, अगर उसका मूल्य अधिक हो जाए तो लोग सिक्का को क्यों यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, पहले बोला जाता था कि जो 1 रुपये का जो बड़ा सिक्का आता था, ठीक है, 1 रुपये का बड़ा सिक्का, 1 रुपये ठीक नहीं 5 रुपये का जो मोटा सिक्का आता था, पहले देखे होंगे आप, छोटा होता था साइज लेकिन मोटाई अधिक होती थी। इससे पता चलता था कि बांग्लादेश के लोग काफ़ी सिक्कों का, ठीक है, बांग्लादेश में डिमांड अधिक हो गया। क्रय विक्रय के लिए नहीं, ठीक है, उन सिक्कों का वहाँ पे ब्लेड बनाया जाता था, ब्लेड, ठीक है, ब्लेड 365 धार वाला जो ब्लेड आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, धाराधार ब्लेड 2 रुपये में बिकता था। अब 5 रुपये के सिक्के से यहाँ पे 10 रुपये का ब्लेड बन जा रहा है, तो लोग सिक्का का यूज़ क्यों करना चाहेंगे कि भाई 5 रुपये वाला जो सिक्का है उसका हम ब्लेड बना लें। तो कुछ इसी प्रकार का हुआ इसके साथ, ठीक है। इसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में, ठीक है, इसने, ठीक है, यहाँ पे तांबे का जीतल चला दिया। अब तांबा देखिए, ठीक है, इतना बहुमूल्य धातु तो है नहीं। अब तांबे के जो भी बर्तन वर्तन घर पे जिसके होते थे, लोगों ने, ठीक है, उसको गला उला के मुद्रा बना लिए, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे समस्या आना शुरू हो गया। तो देखिए उसकी एमबीटी की दूरदर्शिता तब बहुत शानदार थी, लेकिन सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से, ठीक है, बेचारा इतिहासकारों के द्वारा उसको अभी भी, ठीक है, कई इतिहासकार उसका क्रिटिसाइज करते हैं। तो 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी अच्छा रहा और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। उसी तरीके से एमबीटी द्वारा, मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरीके से विफल रहा था। देखेंगे कि हम लोग भेजेगा सैनिक कि जाओ भाई कश्मीर पे आक्रमण करो। अब कश्मीर पर आक्रमण करके वहाँ पे जो भी, ठीक है, देशद्रोही थे उनको खदेड़ दिया जाता था, खदेड़ भी दिया गया था। लेकिन अब इसके सैनिक इसकी बातों का अवज्ञा करते हुए ऊपर चले गए, ऊपर जाके इधर तिब्बत की तरफ जाएंगे और हार जाएंगे। उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, जिससे कि उसकी सेना इससे नाराज हो गए। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई, क्योंकि सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खाद्य सामग्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसने कर की मात्रा को बढ़ा दिया था। और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी, क्योंकि टोकन मुद्रा इतना जो बनाया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सरल था। आम लोगों के द्वारा उसको गला उला के तांबे का जो जीतल जलाया गया, आसानी से उसका प्रयोग किया जाने लगा। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हमें
कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के लिए योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी पर का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का ही हिस्सा था, जो इनको प्रसिद्ध बनाता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत की स्थिति क्या हो गई। तो कहा जा रहा है, तालिका 1 को देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे तो पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। यहाँ दिल्ली तथा आगरा पर सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, उनकी राजधानियां समृद्ध थी। और इधर दिल्ली जो सल्तनत था, यहाँ पे बारी बारी से अलग अलग वंश आ रहा था और फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरते गए, लेकिन इनका कंट्रोल बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। खासकर राजपूतों का तो नहीं रहा, अफगानों का कंट्रोल धीरे धीरे होने लगा। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे कि शेरशाह सूरी देखेंगे 1540 से लेकर 1545 के बीच। कई सारे लोग बोलते हैं अगर शेरशाह सूरी अगर इतना मजबूत होता तो शायद मुगल वंश इतना कभी मजबूत हुआ ही नहीं होता। बिहार में ध्यान रखिएगा, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था। तो शेरशाह सूरी का जो संबंध जोड़ा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक से इसका संबंध को जोड़ा जाता है। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को इसने चुनौती दे दी और इसको परास्त भी किया। कुछ युद्ध होगा, आगे हम लोग जानेंगे। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 1555 तक यहाँ पे शासन किया। तो आप देख सकते हैं लगभग 15 वर्षों तक इसने भी शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। इस शेरशाह के द्वारा महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 तक, जो लगभग एक बहुत लंबा टाइम पीरियड तक दिल्ली पे कंट्रोल करता है। इसने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, बहुत सारे छोटे बड़े इलाकों को इसने मर्ज करना शुरू किया, अपने अंडर कंट्रोल करना शुरू किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। ताकि लंबे समय तक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से हम मुगल साम्राज्य को कायम रख सकें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। लास्ट में देखिए ये अलग अलग पूरे विश्व में अलग अलग घटनाओं से प्रेरित है। इससे आप एक बार पढ़ लीजिए। 3 श्रेणियाँ यहाँ पे ऐश्वर्य, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। फ्रांस में हुआ है। यहाँ पे अब आपको आलस नहीं करना है, पूरा चीज़ मैंने समझा दिया है। तो यूपीएससी में मैं बार बार यही बोलता हूँ कि डायरेक्ट देखिए, कभी भी आप चाहेंगे कि एक मैं आंसर राइटिंग करना शुरू करूँ तो कभी नहीं होगा। अभी से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनका आंसर लिखने का प्रयास करिए, डेली का डेली लिखने का आदत डालिए। कोई दिक्कत हो रहा है आंसर राइटिंग करने में तो कमेंट जरूर करिए, कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, पूरी की पूरी सहायता आप लोगों को की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।